नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या चेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छाती में पानी आ जाना, जिसको कि प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इसका क्या क्या कारण है, इसका लक्षण क्या क्या होता है, इसके लिए क्या क्या हम लोग जाँच करवाते हैं या कैसे इलाज करेंगे, तो सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक आप लोग ज़रूर देखिए। तो व्हाट इज़ प्लूरल इफ्यूजन? प्लूरल इफ्यूजन इज़ बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? फेफड़ा, हमारा दो फेफड़ा होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो फेफड़े के आउटर लेयर में परत होता है, उसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा का दो लेयर होता है। उस प्लूरा का लेयर में से बाहरी लेयर को जो पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और जो अंदर वाला सतह होता है उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में सेरस फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अगर दोनों लेयर के बीच में अगर पस का कलेक्शन होगा तो उसको इम्पायोमाथेरेसिस बोलते हैं। अगर उसमें ब्लड का कलेक्शन आ जाएगा तो हेमोथोरैक्स बोलते हैं। अगर एयर आता है तो न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। अगर काइल आता है तो काइलोथोरैक्स बोलते हैं। तो एडिशनल जैसे भी प्लूरल इफ्यूजन में जब कलेक्शन आता है तो कलेक्शन आएगा, उसके कारण पहली बात तो है कि क्यों आएगा, क्योंकि उसमें कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करता है। उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण उसमें सेक्रीशन बढ़ जाता है, और सेक्रीशन जब बढ़ेगा तो प्लूरल स्पेस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और वो लंग को धीरे धीरे कंप्रेस करेगा और लंग कोलैप्स हो जाएगा। तो सारा सिम्टम इन सारे प्रोसेस के कारण होगा। तो सिम्टम क्या क्या होगा? सिम्टम होगा, पहला सिम्टम मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं चेस्ट पेन के साथ। चेस्ट पेन आता है तो चेस्ट पेन अगर आता है तो हमेशा इसको ये नहीं सोचना है कि ये कार्डियक हार्ट अटैक के कारण है, हमेशा कार्डियक पेन। इसलिए बहुत सारा चेस्ट पेन ऐसा होता है जो लंग डिजीज़ के कारण होता है, जिसमें एक ये भी है। चेस्ट पेन होगा, हैवीनेस ऑफ चेस्ट होगा, भारीपन लगना, उसमें सांस में तकलीफ होना, ब्रेथलेसनेस का फीचर आने लगता है, और कुछ केस में ड्राई कफ भी आता है। तो अगर इस तरह का हम लोग सस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए प्राइमरी टेस्ट सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे में उसका एक कोस्टोफ्रेनिक एंगल आता है जो बेस में होता है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल ऑब्लिटरेटेड हो जाता है या ब्लंटेड हो जाता है। तो अगर ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक का एंगल का मोस्ट कॉमन काउज हम लोग मान के चलते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन होगा। अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड मोर सेंसिटिव होता है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर लेता है। अगर इफ्यूजन डाउट करते हैं तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग उसको फ्लूइड को निकालने का कोशिश करते हैं। निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं प्लूरल टैपिंग। तो प्लूरल टैपिंग दो प्रकार का होता है, एक थेराप्यूटिक टैपिंग, एक डायग्नोस्टिक टैपिंग। थेराप्यूटिक टैपिंग का मतलब हुआ कि पेशेंट अगर ज़्यादा सिम्टोमेटिक है, उसको तकलीफ ज़्यादा है, तो आधा से 1 लीटर फ्लूइड को निकालते हैं ताकि उसका सिम्टम कम हो सके, इसको थेराप्यूटिक टैपिंग करते हैं। डायग्नोस्टिक टैपिंग क्या हुआ? उसको टैप करके और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन साइटोलॉजिकल और बायोकेमिकल टेस्ट करवाते हैं, जिसमें क्या क्या करवाते हैं? सेल, शुगर, प्रोटीन, एडीए, मैलिग्नेंट सेल, जेडएन स्टेनिंग कराते हैं, फंगल स्पोर कराते हैं, एलडीएच वगैरह कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर हमारा डायग्नोसिस बन सके। और साथ में मैलिग्नेंट सेल जरूर कराएं, क्योंकि कभी कभी मैलिग्नेंसी के कारण भी ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है इसके लिए, जो सबसे सेंसिटिव हो वो HRCT। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर डायग्नोसिस की तरफ हम लोग आते हैं तो प्लूरल फ्लूइड को जब कलेक्ट करके आते हैं तो उसको पहले ये देखते हैं ये ट्रांजुडेटिव है या एक्जुडेटिव। ये इसमें कलर देखते हैं और डिफरेंट पैरामीटर है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये डिफ्रेंशिएटिंग पैरामीटर अगर डिफ्रेंशिएट कर लें तो तब ट्रांजुडेटिव का क्या कारण है और एक्जुडेटिव का क्या कारण है, इसको हम लोग एक्सक्लूड करें। तो ट्रांजुडेटिव के लिए मोस्ट कॉमन कारण कार्डियक फेलियर होता है। अदर कारण क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, हाइपोप्रोटीनेमिया हो सकता है, या और भी
कुछ कारण हो सकता है, मोस्ट कॉमन कारण ये सब है। अगर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है तो एक्सुडेटिव में मोस्ट कॉमनली, इंडिया में मोस्ट कॉमनली हम लोग ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अगर निमोनिया का हिस्ट्री है तो पारानिमोनिक इफ्यूजन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकता है, रूमेटॉइड डिजीज़ भी हो सकता है, पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो सकता है, कभी कभी एसएलई के केसेस में भी होता है। ये सारा चीज़ कंक्लूड करने के बाद अगर डिजीज़ हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो कंप्लीट कोर्स जैसे टीबी का गाइडलाइंस WHO का है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रीट करते हैं। अगर मैलिग्नेंसी है तो उसके अनुसार ऑन्कोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करते हैं। कार्डियक फेलियर के कारण अगर है तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग ट्रीट करते हैं, डायबिटिक वगैरह उसमें देते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं और सारा चीज़ पैरामीटर को असेस करके उसके करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट बहुत सही होते हैं। इसलिए इन सारा चीज़ों को बहुत ध्यान दे के ट्रीट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।